कोई तो चैनल चेंज करा, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, एक शो चल रहा है डांस वीनस, उसमें मेरा ट्रैक चल रहा है, चेंज किया नच बलिए दूसरा शो है, उसमें मेरा ट्रैक चल रहा है, चेंज किया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बीच में कोई इवेंट, होली का इवेंट था, उसमें मेरा ट्रैक चल रहा है, चेंज किया कोई अवार्ड शो चल रहा है, ट्रैक चल रहा है, मैं ना खड़ा हो गया। एक म्यूजिक कंपोजर जब म्यूजिक कंपोज करता है, बनाता है, तो क्या सिर्फ इंडिया के हिसाब से सोचने की कोशिश करता है कि क्योंकि इंडिया के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आवाज़ जब तक ना आए, जैसे तबले की आवाज़ ना आए, पीछे से ढोलक की आवाज़ ना आए, मंजीरे की आवाज़ ना आए, या बांसुरी की, तब तक शायद इंडिया का जो इंसान है वो कनेक्ट ना कर पाए। लेकिन अगर हम हॉलीवुड की तरफ देखते हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो सारा सब मशीनों पे हो जाता है, पियानो वानो इन सब पे। तो आप किस तरीके से सोचने की कोशिश करते हो या मिक्स करते हो? यहाँ पे भी हो जाता है मशीनों पे। मतलब हम सारा गाना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ यहाँ पे, आपको लगेगा भी नहीं। वो आपकी आर्ट है कि आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर मैं लाइव रिकॉर्ड ना करूँ तो भी, बट वो ना फीलिंग नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ट्रैक बेस्ड, कुछ भी फोक सब हो गया 90s के पहले, अब हम सिर्फ है ना उसको तोड़ मरोड़ के जी रहे। रिमिक्स कल्चर में इसी पे आना वाला था। रिमिक्स फिर भी ठीक है, अभी हम नया गाना भी बनाएंगे ना तो उसमें पुराना या तो एक लाइन उनकी होगी या तो उनका कुछ तो उनका रहेगा, क्योंकि हम वो सुन के बड़े हो और उसमें कुछ गलत है। तो हम पुराने गाने क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम वो देख के बड़े हुए। आज की जनरेशन आज का गाने सुन के बड़े होते हैं। ठीक है, अभी हम क्या सोचते हैं ना, जब हम अच्छे गानों की बात, हमारे लिए अच्छे गाने वो है क्योंकि हम वो सुन के बड़े हुए। ये लोग ये सुन के बड़े हुए, उनके लिए अच्छे गाने ये है। उन्हें कितने रिक्रिएशन के रिमिक्सेस होंगे जो उनको नहीं पता होंगे पुराना गाना, उनके लिए ये नया है। रेमो डिसूजा सर से आपकी काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, दोस्ती भी कह सकता हूँ मैं उसे। कैसे हैं पर्सनली? जैसे वो सीधे सीधे से दिखते हैं वो वैसे ही हैं कि थोड़े मजाकिया हैं? और सीधे अच्छा जितने दिखते हैं क्योंकि रियलिटी शोज में यार उनको बहुत ज़्यादा उनको चढ़ाया जाता है कुछ ना कुछ करके। वो सो बेसिकली दोस्त तो नहीं कहेंगे, मेरे मेंटर है। अच्छा, तब अगर मुझे कोई, अगर अभी वो 40 आई गेस 50 के होंगे, अगर मुझे कोई पूछेगा कि 50 ईयर्स में तुझे कैसा, मैं बोलूँगा उतना काम एंड कंपोज हो रहा है, जितना शांत, हम कितना भी काम कर ले। कई गानों के पीछे की धुन बनाने वाले और बहुत सारे रियलिटी शोज में अपनी धुन देने वाले हर्ष उपाध्याय म्यूजिक कंपोजर मेरे साथ मौजूद हैं। गुजरात से आए हैं और मुंबई में अपनी एक खास पहचान बना रहे हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपके इंटरव्यू में। हर्ष, जब मुंबई आए थे तो सोचा था कि यहाँ तक पहुँचूंगा और इतने नामी गिरामी म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर, डांसर, इन सब के साथ काम करूँगा? हाँ बिल्कुल सोचा था। अच्छा, बट कब होगा वो नहीं सोचा था। सोचा तो बिल्कुल था कि ये आज से लगभग 16 ईयर्स पहले की बात है। तो तब हम सोचते, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचते, अभी हम ज़्यादा सोचते हैं, तभी एक ही बार सोचते कि ये करना है, और वो हो जाता था क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम थे और तब हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। अगर हम हमारा शहर छोड़ के यहाँ आ रहे तो कुछ तो करना ही है। कब होगा, कैसे होगा, जैसे सबकी स्टोरी वैसी ही होती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जब मैं आया था तो मुझे पता था कि मैं करूँगा, कुछ तो करूँगा, कब कैसे पता नहीं, बट होगा, ज़रूर होगा। तो अभी जो हुआ है तो मुझे अच्छा लगा है। म्यूजिक कंपोजर की लाइफ कैसी होती है? म्यूज़िक कंपोजर की लाइफ इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर आप एज ए म्यूज़िक कंपोजर जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट आपकी लाइफ होती है। फॉर एन एग्जांपल, जो अगर मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, जैसे बी हैप्पी पे काम कर रहा हूँ, तो वो जब तक रिलीज़ नहीं हो जाती ना, तब तक मैं बी हैप्पी जी रहा हूँ। जो वो फिल्म के किरदार जी रहे हैं वो मैं जी रहा हूँ। उनके लिए, जो जिनके लिए मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, वो जो गाने हैं वो गाने जी रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग लाइफ होती है और मज़ा आता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जो सुनने से किसी को अच्छा लगे। गाना गाने वाला इंसान, सिंगर, वो फेमस हो जाता है, लिखने वाला फेमस हो जाता है, फिल्म बनाने वाला, एक्टिंग करने वाला, उस पर दिखने वाला, नाचने वाला, सब फेमस। म्यूजिक कंपोजर्स काफ़ी फेमस हुए हैं लेकिन बहुत टाइम के बाद, 20-30 साल गुजारने के बाद। तो कभी ये डर नहीं लगता है, या कभी एक मन में ख्वाहिश रहती होगी कि यार मैंने काम तो इतना किया है, आज हर लफ्ज अगर कोई गा रहा है, कुछ गाना गा रहा है, मेरी धुन है, लेकिन मुझे वो नेम फेम कब मिलेगा, या एक टाइम लग जाएगा? हाँ बिल्कुल वैसा होता है, बट मैं जिस तरह से सोचता हूँ, या मुझे लगता है काफ़ी कंपोजर्स ऐसा सोचते भी होंगे कि वो फेमस हो या ना हो, उनके गाने फेमस हो जाए। गाने फेमस मतलब कि सही लोगों तक पहुँच जाए, लोग उन्हें सुने, गाए, एंजॉय करें, तो वो हो गए फेमस। फिर अगर मेरा म्यूज़िक ज़्यादा सुना जाएगा
और मेरा चेहरा किसी को पता नहीं होगा, मुझे चलेगा, बट मेक श्योर कि मैं अगर कहीं जाऊँ तो मेरा गाना कहीं तो मुझे सुनाई दे, कोई गाड़ी में बैठा हूँ तो रेडियो में सुनाई दे, या टीवी पे कहीं एयरपोर्ट पे है तो आ गया, गाने चल जाए, म्यूजिक फेमस, जो हम क्रिएट करते हैं ना वो फेमस हो जाए, क्रिएट करने वाला ना। जैसे म्यूजिक कंपोजर्स काफ़ी ऐसे होते हैं, मैंने बहुत म्यूजिक कंपोजर्स को देखा है जो शायद बात भी नहीं करते। मैं भी, मुझे लगता था मैं भी कभी बात नहीं कर पाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपको ऐसे आंसर दे पाऊंगा जिस तरह से हम, क्योंकि हम मैं खुद को बैक स्टेज वाला गिनता हूँ, इतने साल रियलिटी शोज में काम किया है, इतने रिमिक्सेस, जितने भी अपने रियलिटी शोज देखते, एस रॉक्स म्यूजिक यहीं पे होते हैं। मतलब मैं लिटरली आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, आज से 10-12 साल पहले मैं कहीं बड़ौदा की फ़्लाइट लेता हूँ, जब भरूच जाता हूँ तो मैं एयरपोर्ट पे था, मैं बहुत परेशान था, बॉम्बे एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 पे से तभी जाती थी फ्लाइट, मैं बैठा हूँ बहुत स्ट्रेस में था, पता नहीं क्यों। मुझे घर पहुँच के सो जाना था, मम्मी के पास जाके मिल लेना था उन्हें। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप काम करते। अब एयरपोर्ट पे ना कोई चैनल, टीवी चल रहे होते ना, कोई तो चैनल चेंज कर रहा था, वहाँ चैनल चेंज नहीं होते, देखना चलते रहते न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, हाँ। कुछ भी एक चलता रहता है, वो आप देखोगे आवाज़ भी नहीं आती, तो कोई तो चैनल चेंज कर रहा है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, एक शो चल रहा है डांस ही डांस, उसमें मेरा ट्रैक चल रहा है, चेंज किया नच बलिए दूसरा शो है, उसमें मेरा ट्रैक चल रहा है, चेंज किया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बीच में कोई इवेंट, होली का इवेंट था, उसमें मेरा ट्रैक चल रहा है, चेंज किया कोई अवार्ड शो चल रहा है, ट्रैक चल रहा है, और मैं ना खड़ा हो गया। और मैं, अब देखो मैं ऐसे एग्जैजरेट, मतलब वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, फीलिंग्स आती हैं वो मुझे लगा यार अब इनको नहीं पता, बट टीवी पे एक साथ इतना चल रहा है और उसमें मेरा थोड़ा थोड़ा काम। तो फेसबुक था, फेसबुक पे मैंने पोस्ट कर दिया कि मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मेरे 5 स्कूल के फ्रेंड का कमेंट आ गया उस पर, तब जब इंस्टा तो था भी नहीं, हाँ। कमेंट आ गया यार हाँ, तो तब मुझे लगा हाँ यार, मतलब ऐसे कितने लोग होंगे जो बैक स्टेज काम कर रहे हैं और उन्हें फील भी नहीं होता होगा कि लोग उनका काम देख के कैसा फील कर रहे हैं, बट वो खुश है। जैसे आपने पूछा कि अगर फेमस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फेस, कंपोजर का फेस फेमस होना चाहिए, आजकल वैसा ज़रूरी है, बट चलेगा अगर नहीं होगा तो, बट म्यूजिक फेमस हो, जितने गाने बना रहे हो आज नहीं तो कल हो जाए। जैसे आपको बैक स्टेज रहने में खुशी है, बस मेरा गाना आगे निकल जाए, गाना आगे निकल। अभी आपने बी हैप्पी के लिए काम किया था, उसमें ट्रैक दिया था, अभिषेक बच्चन उसमें दिखाई दे रहे हैं, कैसा था चैलेंजिंग ये पूरा एक प्रोजेक्ट, और किस तरीके से आपने निभाया? सो जब मुझे याद है कि मैं रेमो सर के साथ तो रियलिटी शोज के टाइम से काम कर रहा हूँ, और उनके ABCD1, ABCD2, स्ट्रीट डांसर, उनके काफ़ी सारे मूवीज़ में मैंने म्यूजिक दिया एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। जैसे डांस मूवीज़ में सिर्फ सॉन्ग्स नहीं होते, बैटल के सीक्वेंसेस, प्रैक्टिस रिहर्सल के जो म्यूजिक पीसीज होते हैं, छोटे छोटे म्यूजिक पीसीज बहुत सारे होते हैं, तो वो मैं उनके लिए बनाता था, जिस पर वो शूट करते थे, वो फिल्में होते थे। तो मुझे लगता था यार एक तो गाना दो इतने म्यूजिक पीसीज, एक गाना तो मुझे भी एक गाना करने। तो उसमें तो काफ़ी साल लग गए, 10-12 साल लग गए, बट फिर एक दिन मेरे को रेमो सर का फ़ोन आया 2023 जनवरी फर्स्ट वीक, मुझे बोला कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका तो बैकग्राउंड स्कोर करेगा। तो मैं खुश हो गया और फिर मैंने बोला सर सॉन्ग्स का क्या है, सॉन्ग्स करने मिलेंगे कि नहीं? तो उन्होंने बोला एक स्टेज सॉन्ग है, एक सॉन्ग है, तू कर। ठीक है सर, मैं उतना भी मेरे लिए बहुत था, तो मैं वहीं, यहीं 10 मिनट दूर है उनका ऑफिस, सीधा यहाँ पे आया, मुझे 3-4 दिन लगे वो गाना कंप्लीट करने में, मैं उनके पास लेके चला गया। अच्छा देखो अभी तक श्योरिटी नहीं है, जैसे आप रेमो सर, मैंने आपने मुझे बोला एक गाना बना, मैं लेके चला गया, सर ने सुना, उनको अच्छा लगा। अब मैं बैकग्राउंड स्कोर कर रहा था, मैंने स्क्रिप्ट ले ली। एक्चुअली प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट की बैकग्राउंड स्कोर करने वाले को क्या ज़रूरत है, वो तो बाद में ले सकता था मैं, और स्क्रिप्ट की भी वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट फिर ले ली मैंने। मुझे पता था कि उसमें लिखा होता है कहाँ कहाँ उनको गाने चाहिए। मेरा सर देखो मुझे पता है कहाँ कहाँ गाने चाहिए, मैं सारे गाने बनाऊँगा और आप सुनना, म्यूज़िक है, आप अच्छा लगे तो लो। और तो सर ने ना एक चीज़ बहुत अच्छी की कि बना, तो एक थोड़ा ऐसा सपोर्ट मिल जाता है कि अच्छा आप कितने भी अच्छे कंपोजर हो, आप 100 गाने क्यों ना बना रहे हो, सही सुनने वाला ना मिला ना तो आपके गाने आपके पास ही रहेंगे। हाँ, अभी तो वैसा है। तो मैं एक एक गाना बनाते बनाते 1-1.5 महीने में मैंने सारे गाने उनको दे दिए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो गाने सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, तो मुझे तो मिल रहा था बैकग्राउंड स्कोर, उस पे से मैंने एक सॉन्ग किया, फिर एक पे से दूसरा तीसरा, ऐसा करके सीक्वेंस में सारे गाने सबमिट कर दिए और बैठ गया। फिर चालू होता है वेटिंग
कि अब बताएंगे नहीं कि कौन सा हुआ है कि नहीं हुआ सही। है। मैं उनके उधर ऑफिस में जाता था, देखता था बोर्ड पे सब लिखा होता है कि कौन गाना हुआ कि नहीं हुआ, बट मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर हुआ, फिल्म शूट होना चालू, बीएपी की शूटिंग चालू, फिर एक एक गाना शूट होता है ना तो पता चलता है। मैं शूट पे जाता था, तब मुझे थोड़ी श्योरिटी आई कि अच्छा ये शूट हो गया, मतलब है ये है ये है ये है। ऐसा करते करते एंड में पता चला कि था सारे ही मेरे हैं। ओहो। तो वो ना, मैं मेरी वाइफ को जाके, हम बहुत प्रे करते थे थ्रू आउट, क्योंकि हम दोनों बहुत सपने देखे, सब देखते हैं कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, गणपति बापा ये गाना अप्रूव करा दें, क्योंकि सबसे पहले तो वही सुनती है जब मैं बनाते हैं। तो फिर जब मैं जाता हूँ, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ कि मम्मी आज मैं गाना सुनाने जा रहा हूँ, डिटेल्स नहीं बताता, आप प्रे कर लेना। और वो उनका ही प्रेयर से ही चलते हैं हमारे माँ बाप कई जैसे फिक्स। उन्हें नहीं पता कौन सी पिक्चर क्या है, माँ है, उन्हें अपने बता दिया मम्मी ये है, प्रे करना है, मतलब वो भगवान को बिजी कर देगी वो काम हो जाएगा काम हो जाएगा। तो ऐसा सुनाते सुनाते जब सारा शूट हो गया, सब खत्म हो गया, अब मैं तो कर रहा था बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म तो मेरे पास ही नहीं है, गाना कोई भी कर रहा है। तो जब आई तो यार ये सब मेरा है, फिर मैं सर के पास गया, सर ये सब मेरा। अच्छा तभी बता नहीं रहे थे, फिर बता गया हाँ अभी, कि अभी श्योर है कि पूरी फिल्म का। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, ये बात सही है कि आपने बेघर भी कुछ समय गुजारा है मुंबई बेघर में? मतलब हम सारे बेघर ही है ना मुंबई में आप, हम बेघर नहीं है मुंबई में। बिल्कुल, अपना घर नहीं है ना। वैसे अपना घर है, हाँ मतलब जैसे ये स्टूडियो मेरा घर है, हाँ। मतलब मेरा अगर कोई भी सिटी में स्टूडियो में मैं बैठूं ना, मुझे वो फीलिंग नहीं कि जो मुझे मुंबई के स्टूडियो, मेरे स्टूडियो में है। तो बेघर मतलब मैं पूरा टाइम 14 साल पकड़ लो, ये एसरॉक्स म्यूजिक में जहाँ बैठा ना, मैं यहीं रहा हूँ। यहाँ काम करना और यहाँ बिस्तर लगा के सो जाना। तो मेरे पास घर वैसे नहीं था कि अभी आप नए नए मुंबई में 2009, मेरे पास किसी के पास पैसे नहीं होते, मैं क्या स्पेशल केस नहीं हूँ। मेरे जैसे आपके जैसे और बहुत क्रिटिकल केस होंगे जिनके पास शायद कुछ नहीं होगा, करेक्ट, और वो वापस भी चले जाते हैं सड़कों पे सो के। सड़कों पे, मैं भी सोया, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है। और वो ना, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे लिए बुरी बात है वो। पहले तो सड़कों पे सोना बुरी बात नहीं है भाई, वो अभी शायद होती होगी, वो टाइम पे नहीं होती। वो होता है सबके साथ, कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम के लिए होता है, बट वो मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता कभी। हाँ बट इतना ज़रूर है कि स्टूडियो ही मेरा घर है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैंने स्टूडियो में ही रहा। जब मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था, मेरे फ्रेंड्स के वहाँ में रहता था, बट वो कितना टाइम रहोगे। बट जब मैं एसरॉक्स म्यूजिक ज्वाइन किया, शैलेश सर जो मेरे सर है यहाँ पे, तो एक दिन नहीं है रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग्स टूट जाती है, यहीं महाड़ा में मेरा दोस्त है प्रिंस, उसके घर पे मैं रहता। एक दिन अचानक से टूट गई, तोड़ दिया उन्होंने। मेरे पास एक बैग है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। सही है। तो एसरॉक्स में मैं नया नया ज्वाइन हुआ था स्टूडियो में, तो मैं चला गया, सर टूट गया यार, अब मैं क्या कर, यहीं रह ले। अच्छा इतना ही टाइम लगा, उन्होंने बोला यहाँ रह ले, तो रह गया तो रह ही गया 14 साल। 14 साल। तो जो स्टूडियो में हम रियलिटी शोज और काम करते हैं, एडिट करते हैं, अच्छा मेरी पूरी टीम है, हम हीरोइन मोंटी, हम सब स्टूडियो में ही रहते हैं अभी भी। अभी मैं रहता हूँ यहाँ से है अभी घर, बट पहला घर तो स्टूडियो ही, और हमेशा पहला घर स्टूडियो ही रहेगा। जैसा मुझे यहाँ अच्छा लगता है ना ये स्टूडियो में, वैसा मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे खुद के घर भरूच में भी इतना मज़ा नहीं आएगा जितना यहाँ है। काम से प्यार है इस वजह से। सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, शंकर महादेवन जैसे लीजेंड्स के साथ काम करना, जो बड़े अच्छे खासे नामी लोग हैं, क्या फीलिंग्स रही होंगी? और काम करते वक्त एक डर भी महसूस हुआ कि यार इन्होंने अगर रिजेक्ट किया या इन्होंने कह दिया कि यार हर्ष मजा नहीं आया, तो कितना डर सा बना रहता था? क्या फीलिंग्स थी, या अपने आप को साबित करने के लिए आपने किया? आपने बहुत करेक्ट पूछा, डर तो रहेगा, क्योंकि ना एक होता है, एक म्यूजिक कंपोजर अपना गाना बना लेता है, उसको तो प्यारा ही लगता है, डायरेक्टर को भी प्यारा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। बट ये जो नाम है ना, सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, शंकर महादेवन, मिक्का सिंह, हाँ अच्छा ये विशाल डडलानी, विशाल सर के साथ तो मैंने आगे काम किया है, तो मुझे उनसे डर नहीं था, उनका मुझे सपोर्ट बहुत होता है, मतलब हिम्मत मिलती है उनसे। बट इन लोगों के साथ लिटरली मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, सुनिधि मैम के साथ, कैलाश खेर के साथ, शंकर महादेवन सर के साथ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें सॉन्ग सेंड किया ना, तो मुझे ये नहीं था कि वो गा रहे कि नहीं गा रहे, उन्हें अच्छा लगा कि नहीं गा रहा। तो अगर उन्हें अच्छा लगा तो मैं सही कर रहा हूँ, सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं, अपने करियर में, क्योंकि वो उन्हें देख के तो हम बड़े हुए, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनसे सीखने ही मिला है। तो एक चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने वो गा रहे हैं इसलिए गाना नहीं बना, हम
मेरे हमारे गाने थे BIB के, ये गाने हैं, बनने के बाद हमने चूज़ किया कि अच्छा ये इन्हें भेजते हैं। जैसे सुनिधि मैम को जब सुल्ताना भेजा, तुरंत उनका रिप्लाई कि वाह मज़ा आ गया। वाह। सेम शंकर सर का मेरे पास अभी भी मैसेज है। अच्छा ये लोग मुझे नहीं जानते, ना कभी मिले, ना मेरा नाम शायद ही पता होगा, तो उनका रिप्लाई शंकर सर का मैसेज आया कि कंपोजिशन बहुत अच्छा लगा, लिरिक्स बहुत अच्छा होगा, वाह एक्साइटेड हूँ मैं गाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अभी क्या होगा आगे, गाना चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता। इनका आशीर्वाद मिल गया ना तो काम हो गया, मुझे ऐसा फील हुआ। तो वो डर था बट वो इतना जल्दी निकल गया कि अच्छा मैं जब कैलाश सर को रिकॉर्ड करने गया था तो एकदम शांत है वो, एकदम प्यार से बात करेंगे, आपको भी शांत कर देंगे। कैलाश खेर बहुत मीठे हैं, मतलब बहुत ऐसे आराम आराम से बोलते हैं। जब वो माइक पे जाते हैं ना, हाँ, तो आप सोचो वो, अरे और मैं ना ऐसा हो गया, मैं इनको क्या बताऊं, वो अंदर से आपको इशारा करेंगे सही है कि नहीं, तो अब क्या बताओ, सही है सर, बस सब सही है। बट जो हमें लगता है हम पॉइंट्स बोलते हैं, बट जो एक्सपीरियंस सुनिधि मैम को जब रिकॉर्ड करने गया था, अब मैं ना हम आधे घंटे पहले पहुंच गए। पहले तो सुनिधि मैम आने वाले और गाने वाले, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा वो सुल्ताना गाते गाते ही स्टूडियो में, तो वहाँ अपना काम हो गया। जो गाना मैं रिकॉर्ड करा वो गाते गाते ही आ रहे, मतलब वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं सॉन्ग। फिर जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो मैंने कंपोज किया था, मैंने अगर इतना कंपोज किया था तो उन्होंने इतना गाया, ये वो उनका खुद का दिया हुआ। वाह, तो वो ना सीखने में था। और उनका तरीका देखो, हो गया ना रिकॉर्डिंग। फिर बोलते अब मैं मेरा फ्री स्टाइल दे रही हूँ, मुझे ये गाना है, तुझे रखना है तो रख लेना। और जो उन्होंने फ्री स्टाइल दिया है, जो भी उनके तरफ से, वो सारा है सॉन्ग। अच्छा, सेम मीका सिंह सर, मतलब उनके तो गाने पे डांस कर करके हम लोग हाँ, बड़े हुए सब शादियों में मीका सर के गाने पे डांस करते। जब उनको सावन में लग गई और वही रहेगा, उन्हें वो गाने नहीं बदल सकते। वो कितने भी गाने आ जाए वो वही रहेंगे। उनके गाने ही रहेंगे। अभी भी वो उनके गाने बज जाएंगे, सारी शादियों में वही बजते हैं। अरे बिना शादी किए अगर आपको मूड ऑफ हो रहा है, चला लो, बस मजा ही आ गया और आगे भी उनके ही गाने चलने वाले। कितने भी सिंगर्स आए, नए पुराने, जी उनके जो रह गए, मैंने उनको बोला भी, जब मैं उनको सुनाने गया तो उनको अच्छा लगा। अच्छा 2 गाने गाए, सुपरस्टार और सुल्ताना। स्टूडियो में आए, आधे घंटे में दोनों गाने गा लिए। फिर मतलब अच्छा, सुनिधि चौहान तो बहुत मजाकिया भी हैं। कभी ऐसा हुआ कि मतलब मजाक हुए कि मतलब बहुत मेरा फर्स्ट टाइम था ना। हाँ। अब मैं जब दूसरी बार रिकॉर्ड करूंगा ना तो मुझे पता है कि मतलब थोड़ा तो मजा आएगा। सुनिधि चौहान बहुत नॉटी हैं। वो कई दफा, यानी क्या, मुझे जहाँ तक याद आ रहा, एक कोई पुरानी सिंगर रही हैं सुल्तान, और किसी मतलब आवाज निकालती कभी कभी उनकी। हाँ, तो वो ऐसे करती हैं। हाँ, एक म्यूजिक कंपोजर जब म्यूजिक कंपोज करता है, बनाता है, तो क्या सिर्फ इंडिया के हिसाब से सोचने की कोशिश करता है कि क्योंकि इंडिया के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आवाज़ जब तक ना आए, जैसे तबले की आवाज़ ना आए, पीछे से ढोलक की आवाज़ ना आए, मंजीरे की आवाज़ ना आए, या बांसुरी की, तब तक शायद इंडिया का जो इंसान है वो कनेक्ट ना कर पाए। लेकिन अगर हम हॉलीवुड की तरफ देखते हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वो सारा सब मशीनों पे हो जाता है, पियानो वानो इन सब पे। तो आप किस तरीके से सोचने की कोशिश करते हो या मिक्स करते हो? यहाँ पे भी हो जाता है मशीनों पे। मतलब हम सारा गाना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ यहाँ पे, आपको लगेगा भी नहीं। वो आपकी आर्ट है कि आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मैं लाइव रिकॉर्ड ना करूँ तो भी, बट वो ना फीलिंग नहीं आती। हाँ, और हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम इंडिया से, हमारे पास राग है, राग, इतने राग है। मैंने A.R. रहमान सर और मेरे फेवरेट है अमित त्रिवेदी सर, मतलब मैं बहुत मानता हूँ उनको। मेरे घर में 2 ही फोटो है, एक स्क्रिलेक्स का है जो बाहर, और एक अमित त्रिवेदी सर। अच्छा, मतलब बहुत मानता हूँ मैं उनको। ये लोग है ना राग बेस्ड म्यूजिक कंपोज करते हैं, राग का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे और भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं जो राग बेस्ड सॉन्ग बनाते हैं, कंपोजिशन उनके जिसमें राग का टच होता है। अब इंस्ट्रूमेंट में आप शायद आपकी फिल्म या आपका प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सको। वो फिल्म को जो मैच होगा उसके हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट नहीं जाएगा, बट वो राग है ना, उसमें बहुत ताकत है। अगर राग बेस्ड आपने गाना बना लिया ना तो ऑडियंस अपने आप कनेक्ट हो जाएगी, वो उन्हें पसंद आएगा ही आएगा। अभी हम नीचे बैठे थे, हम क्या सुन रहे थे, वो सारे राग के पुराने, आप मुझे बता रहे हो 90s के गाने आप सुनते हो, हम सब वही सुनते हैं। वही वो क्यों ऐसा है, उनके नोट्स, उनमें कुछ बनावटी नहीं है, सबसे बेसिक। वो भी तो फिल्म के सॉन्ग्स हैं, वो किसी फिल्म के लिए बने गए। अच्छा, वो फिल्म का नाम अभी आपको याद नहीं होगा जो गाना आप सुन रहे हैं, सिर्फ गाने याद है, क्योंकि वो इतने
तरीके से बना वो, और वो इंडिया में, और उसमें सारी जगह पे सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हाँ। वो लोग ने तभी कर दिया है। 90s के पहले जितने एक्सपेरिमेंट होने थे वो हो गए म्यूजिक में, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बिल्कुल सारे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ट्रैक बेस्ड, कुछ भी फोक सब हो गया 90s के पहले। अब हम सिर्फ है ना उसको तोड़ मरोड़ के जी रहे हैं। रिमिक्स कल्चर में इसी पे आना वाला था। रिमिक्स फिर भी ठीक है, अभी हम नया गाना भी बनाएंगे ना तो उसमें पुराना या तो एक लाइन उनकी होगी या तो उनका कुछ तो उनका रहेगा, क्योंकि हम वो सुन के बड़े, और उसमें कुछ गलत नहीं। मैं बिल्कुल अगर मैं बचपन से दाल रोटी खा के बड़ा हुआ, अभी मैं कौन सी अलग रोटी बना लूँगा? मैं आपको ऐसा तो क्या ही खिला दूंगा। अगर आपको दाल रोटी खानी है, आप मुझसे मांग रहे हो, इतने साल से हम खाते आ रहे हैं, तो मैं आपको क्या अलग दूँ? मैं सिर्फ प्लेट अलग ला सकता हूँ आपके लिए, टेस्ट तो नहीं बदल सकता। लेकिन नयापन तो लाया जाए। नयापन बिल्कुल। मैं गाने सुन रहा हूँ, विद्या बालन की एक मूवी थी, उसमें श्रीदेवी का एक पुराना गाना था, वही गाना दोबारा से रिमिक्स कर दिया गया। इतने कईयों गाने आ चुके हैं, टिप टिप बरसा पानी रिमिक्स कर दिया, कभी दिल जलेगा कोई गाना, मतलब कुछ भी, मैं रैंडमली किसी का सारे गानों को रिमिक्स किया जा रहा है जो पहले से ऑलरेडी फेमस थे। इस पे अलका याग्निक और इला अरुण की लगभग एक जैसी ही लाइन है। दोनों ने यही कहा कि वो गाने फेमस थे, आपने फेमस नहीं किए, वो फेमस पहले से थे, तो आखिर रिमिक्स कल्चर क्यों, कुछ नया क्यों नहीं? अगर मैं कहूँ पिछले 10-20 सालों के अंदर मुझे ऐसा कोई खास बहुत बड़ा कोई गाना ऐसा याद नहीं आ रहा है, कुछ गानों को अगर छोड़ दिया जाए, कि जो हर जुबां पे चढ़ गया हो, हर जुबां पे चढ़ा हो, हर जगह गाने गाए जा रहे हो। आज भी अगर हम कहेंगे किसी से गाने के, तो वही लता, अलका याग्निक और ये सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, इन सबों के ही गाने सुनाई देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? कि क्रिएटिविटी की कमी है, या पैसे की कमी है, या इंडस्ट्री ने इस तरीके से कर दिया है कि जो चल चुका है उसी को चला दो? मुझे जो लगता है कि हम, आप 28 के हो, मैं 36 का हूँ, जो कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं 36 का हूँ, मैं आधार कार्ड नेक्स्ट टाइम मैं आधार कार्ड की टी शर्ट बना के लाऊंगा। कोई आदमी अपनी एज ज्यादा क्यों बताएगा? नहीं बता सकता। कोई तो फायदा होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं। सो तो हम पुराने गाने क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम वो देख के बड़े हुए। आज की जनरेशन आज का गाने सुन के बड़े होते हैं, ठीक है। अभी हम क्या सोचते हैं ना, जब हम अच्छे गानों की बात, हमारे लिए अच्छे गाने वो है क्योंकि हम वो सुन के बड़े हुए। ये लोग ये सुन के बड़े हुए, उनके लिए अच्छे गाने ये है। उन्हें कितने रिक्रिएशन के रिमिक्सेस होंगे जो उनको नहीं पता होंगे पुराना गाना, उनके लिए ये नया है। बट अप्रोच की बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम्मा हम्मा का रिमिक्स है, मुझे बहुत बड़ा पसंद है हम्मा हम्मा का रीमेक, सबको पसंद है। ऐसे कितने रिक्रिएशन है जो पसंद होते हैं। बट एक बड़ा पॉइंट है कि जो बनाने वाला होता है ना, सिर्फ वो उसका डिसीजन नहीं होता है वो बनाना। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी ये छोटी सी रेस्टोरेंट है, मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं खाना बनाता हूँ, जैसे मैं कंपोजर में गाने बनाता हूँ, आप मेरे ग्राहक हो, आप मुझे जो मांगोगे मैं वो बना के दूंगा। मैं तो इतनी बड़ी रेस्टोरेंट नहीं है कि मैं आपको ना बोल दूँ नहीं मिलेगा भाई। आप मुझसे 10 रिमिक्सेस बनवा लोगे ना, मैं बनाऊंगा। अब उसमें मुझे देखना है कि मैं कैसे कि बच भी जाऊं, किसी को बुरा भी ना लगे। सबसे पहले उसको बुरा ना लगे जिसने ओरिजिनल म्यूजिक बनाया है। अच्छा, स्ट्रीट डांसर में ना मेरा एक सॉन्ग है, सबसे पहले रिक्रिएशन किया हुआ, सुनो गौर से दुनिया वाला। अच्छा, वो तो हम बचपन से सारे क्रिकेट में तो वही बचता था, शंकर महादेवन सर का। अच्छा, इसमें देवी आई में शंकर महादेवन के सर के साथ जब रिकॉर्ड, मैंने उनको बताया नहीं कि वो मेरा रिक्रिएशन है। डांट दिया तो करेक्ट है। अच्छा, उसको वो गाने को कुछ मतलब बुरा नहीं है, वो इतना छेड़छाड़ नहीं किया हमने, वैसा ही है, उसको थोड़ा पंप किया है, कुछ भी नहीं बदला, उनका ही वोकल है, रिक्रिएशन में भी उनका ही है। बट हाँ, मुझे एक था दिमाग में कि यार उन्हें पता चलेगा कि अच्छा मेरे गाना वो जो रिक्रिएट है वो तूने किया था, तो मुझे थोड़ा डर था। बट ओरिजिनल इसलिए मैं ऐसा लेके गया कि बच गए, कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है। बट मुझे, अगर मैं नया कंपोजर हूँ, मुझे काम चाहिए। अब मुझे आप रिक्रिएट करने के लिए दे रहे हो या नया करने के लिए दे रहे हो। अगर आप मुझे रिक्रिएट करने के लिए 10 गाने दे, मैं बिल्कुल करूँगा। अब वो मेरी जिम्मेदारी है कि वो किसी को दुख ना पहुँचाए। बट वो आसान बहुत हो जाएगा ना? नहीं, ज़रा भी नहीं। क्यों नहीं? कैसे आप करते हो? जैसे हम्मा हम्मा है, ठीक है, कितना बड़ा गाना है वो पुराना, उसमें कितनी चीज़ें हैं। अभी जिसने रिक्रिएट किया उसने सब हटा दिया। एक छोटा सा प्यारा सा सुनने में अच्छा लगे, गाड़ी में आप हम्मा हम्मा प्ले कर दो, आप बंद नहीं कर पाओगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आज अभी हम वो रेड 2 का गाना नीचे देख रहे थे, नुसरत साहब वाला, जो अजय जी की अभी फिल्म का आया, रेड, जो रोचक कोहली ने रिक्रिएट किया है। क्या गाना है वो। अभी मैं यहाँ वही सुनते है जो अभी 10 मिनट पहले, शायद 1 घंटे पहले रिलीज हुआ, हमने 10 मिनट पहले देखा था कि मुझे अच्छा लगा।
उन्होंने इतने अच्छे से रिक्रिएट किया है। अच्छा, एक और गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसका रिक्रिएट दर्शन रावल ने जो गाया, उसका रिक्रिएशन मुझे ओरिजिनल से भी अच्छा लगा। तो डिपेंड्स कि वो आदमी कैसे ट्रीट करके उसे प्रेजेंट कर रहा है अभी के हिसाब से। सारे लोग नहीं सुनते 90s के गाने, हमें प्यार है ना, इसलिए हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोल नहीं, लेते। बट एक चीज मैं बोलूंगा, मैं 1996 बॉर्न हूँ, मिलेनियल और जेन जी के बीच की बॉर्डर बचा हुआ 89 हो, मैं बचा हुआ। मैं बॉर्डर पे, आप तो बहुत बच्चे हुए अगर कहा जाए तो। मैं आज भी देख रहा हूँ जेन जीज को भी वही पसंद है। वो आज भी जब भी उनको प्यार मोहब्बत के गाने सुनने होंगे, आपके और मेरे जैसा उन्हें कोई मिला होगा जो पहले सुना दिया होगा, नहीं भाई ये सही नहीं, म्यूजिक अलका है। याग्निक का ही गाना सुनेंगे वो। उनको अगर ज्यादा प्यार है किसी से तो अरिजीत सिंह का गाना सुन लेंगे, थोड़ा मोहब्बत में बेवफाई हो गई होगी तो अल्ताफ राजा को सुन लेंगे, ठीक है, कुछ थोड़ा ऐसा भयंकर सा कुछ सुनना होगा तो उषा उत्थुप या बप्पी लहरी, ठीक है, और यार मीका को सुन लेंगे, यो हनी सिंह को सुन लेंगे। लेकिन आज जो गाने गा रहे हैं ना, तो वो उनमें मजा नहीं आ रहा रिमिक्स कल्चर में। तो रिमिक्स कल्चर के बारे में आपने जो कहा, लेकिन एक चीज में, म्यूजिक कंपोजर किस जगह गलती करता है म्यूजिक आपके नजरिए से? देखो, म्यूजिक कंपोजर गलती नहीं करता है। कोई क्यों चाहेगा, कोई चाहेगा आप चाहोगे आप बुरा इंटरव्यू करो, मैं चाहूंगा मैं बुरा काम करूं, हमारी लाइफ में एक ही काम है। लेकिन हो सकता है मेहनत कम की हो। नहीं, अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो और मैं उसे ले रहा हूँ तो वो हम दोनों की भागीदारी है। मैं किसी को गलत म्यूजिक, बुरा म्यूजिक, कोई भी कंपोजर किसी को बुरा म्यूजिक नहीं दे सकता, वो ले भी तो रहे हैं ना। मतलब वो और कोई गंदा म्यूजिक लेगा भी नहीं, वो सब सिचुएशन है। कभी कभी पूरी पिक्चर नहीं चलती और एक गाना चल जाता है। बिल्कुल, एक गाना पूरी पिक्चर संभाल भी लेता है। लेजी लम्हे गाना चल गया लेकिन वो मूवी नहीं चली, और वो 10 साल बाद चला। हाँ, शायद अभी रील्स चालू हुई तो उसमें वो एकदम से चल गया। दारू बदनाम कर दी, वो जो सॉन्ग था वो 5 साल, मैंने सुना है वो 5 साल पहले बन गया था। उसका वीडियो देखने के तो 5 साल ऑलरेडी थे, उसके बाद चला। लेकिन कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो सिर्फ गानों भी, जिनमें मुस्कान, एक गाना उसका प्यारा लगता है, एक गाना प्यारा। आप एक विलन देखो ना। हाँ, एक विलन के गाने सुने आपने? सुना जरूर, ऑब्वियसली सुने होंगे। हाँ, एक विलन मेरा फेवरेट एल्बम है। हाँ, वो गाने सुनने के बाद मैंने फिल्म देखी। अच्छा, कितनी मूवीज ऐसी है जो जिसमें गाने चल जाते हैं, गाने संभाले। अच्छा, तो वो उसमें कोई ऐसा बोलेगा कि यार ये फिल्म कैसे बना दी यार, फिल्म नहीं, गाने इतने अच्छे। वैसे गानों में भी अपनी बोल सकते हैं कि बुरा कंपोजर ने गलती, कैसे कोई क्यों गलती करेगा? वो मिलजुल के ना, वो सिचुएशन सही नहीं थी, वो सही जगह बैठा नहीं, वो पिक्चर के साथ मैच नहीं हुआ, कुछ तो नहीं सही था उसमें, जो जिसके लिए सब जिम्मेदार है। सिर्फ किसी एक की, कोई भी काम है, कोई भी काम है नहीं। आप किसी एक्टर को बोलोगे यार इसकी वजह से फिल्म नहीं चली, ऐसे थोड़ी होता है। वो बेचारा उस पूरी वो 3 घंटे की पिक्चर के लिए वो 3 साल से लगा पड़ा होगा। वो संजोग नहीं होगा शायद वो फिल्म का, या नहीं चल पाई, कि कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव वे में सोचा था, अगर मैं ऐसा सोचने लग जाऊंगा या आप सोचने लग जाऊंगा कोई भी कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो हम कभी ठीक हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लगभग हर एक स्टेट या हर एक रीजन का एक टेस्ट है। हाँ। हरियाणवी गाना सुनोगे तो उसमें धमक बहुत तेज होगी, और अभी बहुत चल रहा है ना। सपना चौधरी का गाना शायद मैं कल ही सुन रहा था, अभी वो चल गया था एकदम से ट्रेंडिंग में। इंस्टाग्राम की रील्स पे या कहीं पे भी ट्रेंडिंग में पहले 10 या तो हरियाणवी है या तो भोजपुरी। हाँ, दूसरा पंजाब का एक अलग टेस्ट है, भोजपुरी का अलग टेस्ट है, साउथ का ज्यादातर मुझे जानते रहते वाद्य यंत्रों पर ज्यादा बेस्ड है, वो कहीं ना कहीं उसका कल्चरल एक दिखाई दे जाता है, कर्णप्रिय है ना, कर्णप्रिय आप जैसे कह सकते हैं। तो हर रीजन का एक अलग टेस्ट है। भोजपुरी के में अगर आऊंगा, भोजपुरी में सिंगर्स की आवाज को थोड़ा कम कर दिया जाता है कि धुन ज्यादा डाली जाती है, ऐसा क्यों? इसको आप कैसे देखते हो? रिदम, हाँ, भयंकर तरीके से, मतलब सिंगर की आवाज कम सुनाई पड़ रही है, शब्द कम सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन धुन ज्यादा खींच दी जाती है। डिपेंड्स कि वो किस चीज के लिए। मैंने देखे भोजपुरी में शोज, जो ऑडियंस है, मेन सिंगर गा रहा है और सब डांस कर रहे हैं। अच्छा, गाना सबको पता है, बट डांस वो बीट पे ही होता है। तो वो जो रिदम है ना, मुझे भोजपुरी की रिदम जो एक स्पीड भी उनकी देखना बहुत फास्ट होती है। हाँ, तो अब इंटेंशनली करते हैं कि क्या करते हैं पता नहीं, बट मजा आता है। लॉलीपॉप, हाँ, मेन है मजा आता है। अब लॉलीपॉप का पूरा गाना नहीं पता, वो पर उतनी लाइन, तब कुछ रील वील कुछ नहीं था, बट पता था ना हमें, हम तक आ गया था वो गाना। तो वो कुछ तो जादू है, देखो म्यूजिक है, अच्छा लग गया तो वो फास्ट है, स्लो है, आवाज ज्यादा है, कम है, कुछ लेना नहीं, मजा आ गया तो मजा आ गया। जब वो काला कौवा काट खाएगा, वो जो गाना एक था जो हम इतनी शादियों में नाचे, इतनी शादियों में, हम सब ने बचपन में वो काला कौवा काट खाएगा। हम उत्तरायण में जब मकर संक्रांति होती है ना, अच्छा गुजरात में कैसा होता है, खास करके जब मैं उत्तरायण में हम पतंग उड़ाते हैं ना, वहाँ ऊपर जो म्यूजिक चल रहा है ना, वो हिट है हमारे लिए।
वहां तक पहुंच गया ना, जैसे मैं भी मेरे सॉन्ग्स बनाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये उत्तरायण में बजेगा क्या? वो मकर संक्रांति में बजेगा। और तब ना ये काला कौवा, लॉलीपॉप वहाँ बहुत बजता था। तब जाके हमें पता चला अच्छा इसे भोजपुरी बोलते हैं। हमें गुजरात में तब पता भी नहीं था कि अच्छा ये पूरा एक अलग इंडस्ट्री है। तो म्यूजिक से उसका इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो सुनने में अच्छा लग गया इसलिए। आपने स्ट्रीट डांसर और उरी जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, कैसा था एक्सपीरियंस और क्या सीखने को मिला ये बताओ। बहुत उरी में मुझे बहुत सीखने मिला। शाश्वत सचदेव जो उसके म्यूजिक कंपोजर थे, मैं उसमें वन ऑफ द म्यूजिक प्रोड्यूसर था फॉर बैकग्राउंड स्कोर। मेरा रोल बहुत छोटा था, बट शाश्वत बैग में बहुत टाइम से जानता हूँ। उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स में मैं थोड़ा थोड़ा करता था। उनके साथ ना मुझे साउंड, वो कितना सीरियस है साउंड को लेके, कंपोजिशन को लेके, क्या कैसे काम एग्जीक्यूट कैसे करना है एक प्रोजेक्ट को, कितना लगा पड़ा रहना है। मैं आपको नीचे बता रहा था ना कि हम नींद पूरी नहीं कर पाते, तो वो प्रोजेक्ट में वो आदमी कितना टाइम नहीं सोया होगा। तो कुछ ना कुछ कहीं से तो सीखने मिलता ही है। कोई प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा सीखने मिलता है कि आपको क्या नहीं करना है, सिंपली क्या नहीं करना है वो सीखने मिलता है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में, स्ट्रीट डांसर में मैंने म्यूजिक पीसेस किए थे और एक गेस्ट सुनो घर से दुनिया वाला रिक्रिएट किया था। सॉन्ग्स के बीच बीच में भी एक म्यूजिक पीसेस होते हैं, वो सब किए थे। तो रेमो सर के साथ तो मैं पहले से ही काम करता हूँ, मतलब DID से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनमें तो मुझे पता है उनकी पैटर्न क्या है। शाश्वत भाई के साथ ना मुझे जानने मिला काफ़ी कि अच्छा ऐसे करते हैं, किस तरह से वो कब क्या कंप्लीट करना है, सॉन्ग कब कंप्लीट करना है। बट फिर मैंने जब मेरे फिल्म पे आके काम किया तो थोड़ा बहुत काम आया, बट बाकी उससे कुछ लेना देना नहीं होता। हर प्रोजेक्ट का नेचर अलग होता है, क्या डिमांड है, क्या डिमांड है, कब चाहिए, कैसे चाहिए, पैटर्न, काम करने का पैटर्न सबका अलग अलग होता है। हाँ, बट एक चीज़ सीखने मिलती है, डिसिप्लिन। आप कोई भी काम करो, आपको आपकी डिसिप्लिन रखनी ही पड़ेगी। आपको आपके टाइम टेबल जो भी है आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ का। कोई आप मुझे बोलोगे मुझे ये सॉन्ग बना के दे, फिर मैं वापस आपका कॉल आएगा, उसका वेट नहीं कर सकता मैं। आपके दूसरे कॉल आने से पहले मैं आपको गाना पहुंचा दूंगा। ये मेरा प्रायोरिटी है, डेडिकेशन। हाँ, प्रायोरिटी है ये। इसके जैसे मुझे जो भी प्रोजेक्ट करने के लिए मिला, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी, जब तक वो ख़त्म ना हो मेरे लिए एक दूसरी कोई प्रायोरिटी नहीं है। बीमार होना, छुट्टी होना, ये वो कुछ नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, हाँ। तो जितनी प्रायोरिटी हम डिसिप्लिन से ही दे सकते हैं, जो हमारी स्कूलिंग से होती है। रेमो डिसूजा सर से आपकी काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, दोस्ती भी कह सकता हूँ उनसे। कैसे हैं पर्सनली? जैसे वो सीधे सीधे से दिखते हैं, वो वैसे ही है कि थोड़े मजाकिया हैं? और सीधे अच्छा जितने दिखते हैं। क्योंकि रियलिटी शोज में यार उनको बहुत ज़्यादा उनको चढ़ाया जाता है कुछ ना कुछ करके। वो सो बेसिकली दोस्त तो नहीं कहेंगे, वो मेरे मेंटर है। अच्छा, मतलब अगर मुझे कोई, अगर अभी वो 40 आई गेस 50 के होंगे, अगर मुझे कोई पूछेगा कि 50 ईयर्स में तुझे कैसा होना है, तो मैं बोलूँगा मेरे को रेमो सर जैसा उतना काम एंड कंपोज होना है, जितना शांत। हम कितना भी काम कर लें, अंदर से जो शांत होता है ना इंसान, जो सुकून में जीता है, वो मुझे उनसे वो सीखने बहुत मिलता है कि यार आपको पैनिक नहीं होना है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब बात की बात है। आप इंसान सेम ही रहो, और वो सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। जैसे मैं अभी मेरी वाइफ से डिस्कस कर रहा था थोड़े टाइम पहले कि यार बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था पहले मुझे, मतलब वैसा गुस्सा नहीं, काम में, यार ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो सकता है, मेरा काम, मेरे गाने बहुत रिजेक्ट होते हैं। अच्छा। सबके होते हैं, मेरे बहुत रिजेक्ट होते हैं, और फिर वो वापस चले भी जाते तो, और नहीं भी जाते, बट रिजेक्ट तो सबका होता है, सबका। तो मैंने पहले बहुत गुस्सा हो जाता था, यार ये क्यों। तो मेरी वाइफ भी ऐसा बोलती थी कि यार तेरा इतना प्रॉब्लम है और तू उसको इतना कर देता है, इतना प्रॉब्लम को इतना ही रखना, कितनी बड़ी बात है। और मैंने वो रेमो सर में बहुत मार्क किया कि वो आदमी ना जल्दी कुछ नहीं करेगा, जल्दी हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं बोलेगा। वो अपना पहले अपने सिस्टम में जब तक नहीं आती ना चीज़, तब तक वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मुझे उनसे वो चीज़ बहुत, मैंने कितनी बार उनको पूछता हूँ, सर आप इतना शांत हैं, गुस्सा नहीं है आपको इस पे? कोई कहीं पे अच्छा डांटते नहीं रेमो सर कभी? आप नहीं डांटते। अच्छा, मेरे को तो कभी नहीं डांटा। एक बार डांट दे, एक बार डांट दे, कैसे भी डांट दे। कॉमेडी सर्कस में मतलब जब भी वो जाते थे तो भारती, सुरेश लहरी, अभिषेक, ये कितना मजाक बनाते थे। अलग लेवल पे आपने झलक देखा होगा ना, पूरा एक पैरेलल चल रहा था कि भारती रेमो सर को फ्लर्टी करती थी, कभी परेशान करती थी ना, ऐसे नीचे देख के बैठ जाते थे, शर्मा जाते थे। भारती से आपके काफी मतलब इन रियलिटी इंसान वो कैसी है? मुझे भी बहुत पसंद है वो। हर्ष भारती दोनों, हर्ष मेरा बहुत क्लोज है। अच्छा, इवन भारती भी। तो
हम लोग यहीं बहुत चिल करते कभी कभी तो। अच्छा। हाँ, हम लोग बहुत पहले से जानता हूँ मैं हर्ष को, भारती जी को। वो दोनों ना हाँ। वैसे हो यार, कपल हो तो वैसा हो। ओ। कोई एक दुखी हो ही नहीं सकता। हम्म। कोई एक दुखी होगा दूसरा देख लेगा, दोनों हंसाते हैं। हाँ। एक हंसाता है और एक लिखना है कि कैसे हंसाना है। वो क्या कॉम्बो है सोचो। हर्ष से जब पूछा गया तो भारती में क्या पसंद है, उसने मुझे पूरी की पूरी भारती पसंद आई। और वो वैसे ही है। और हाँ। उनके लिए कुछ ऑन कैमरा ऑफ कैमरा नहीं है। इवन रेमो सर के लिए भी अच्छा। कुछ भी वो सेम टू सेम है वो लोग। या उससे भी रेमो सर तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो जितना वो शो में बोलते होंगे उतना मैंने उनको वैसे बोलते हुए नहीं सुना वो। अच्छा, आपने रियलिटी शोज में काम किया है, ये सारे डांस वाले, इनमें स्क्रिप्टेड भी रहता है क्या? अभी याद आ रहा है मुझे, हेमा मालिनी का कोई एक शो, हेमा मालिनी किसी शो में पहुंची थी, हेमा मालिनी के हाथ में कुछ ऐसे कागज थे, उस पर एक एक चीज लिखी हुई थी, तो फोटो वायरल हो गया था। डिपेंड्स कि स्क्रिप्टेड होते हैं ये reality डिपेंड्स की कौन सा शो है क्या है। देखो मैं कब कौन हंसेगा, कब कौन इतना रोएगा, नहीं होता। किसकी क्या, नहीं, क्योंकि ऐसा नेहा कक्कड़ के मामले में हो जाता है, क्योंकि ट्रोलिंग इसी तरीके से होती है कि अब थोड़ा कोई आएगा, एक गरीब बैकग्राउंड से आएगा, फिर वो गाएगा। अभी आपने राघव का देखा था, एक वायरल हुआ था, हिप हाँ। हॉप इंडिया में वो गया था। हाँ हाँ। तो उसने बोल दिया था कि नहीं नहीं ये नहीं रोएंगे आप। जमाना गया। वो भी वैसा ही है। हाँ। तो इतना स्क्रिप्टेड तो नहीं होता। हाँ। टाइम टेबल तो सबका होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे। मैंने जितने भी डांस, मैंने सारे डांस रियलिटी शोज में काम किया। तो उसमें ना डांस होता है। उसमें तो आप क्या ही स्क्रिप्टेड कर लोगे, सामने दिख रहा है आदमी जो कर रहा है वो उसकी स्टोरी है। स्टोरी अगर आपको और मुझे टीवी पे बैठ के स्टोरी देखना पसंद है तो दिखाऊंगा। नहीं, डायलॉग्स तो हो जाते हैं ना, डायलॉग ये बोले जाएंगे, ये लाइन बोली एक लेवल जाएगी, तक ये होता ऐसे है, होगा, एक ये लेवल होगा। तक होता है। बट हाँ। जब से ट्रोलिंग चालू हुई ना, तब से ये पॉइंट इतना ये हो गया है कि सारे शोज वैसे होते हैं। वैसे नहीं सारे शोज तो, कि इतना टाइम भी किसके पास होगा कि ये करो। और सारे आर्टिस्ट वैसा अग्री नहीं कर जाते कि हाँ मैं ये आपने लिखा है तो मैं बोल दूंगी। कितने लोग होंगे जो अपना नेचुरली वैसे होते हैं। जैसे आपने भारती का एग्जांपल दिया, उसको क्या ही कोई लिख के देगा। अरे वो तो लिख के और दे देंगे। आप क्या लिख के दोगे उनको? वो उसको तो कोई लिख के नहीं देते, तो भारती अलग ही लेवल है वो तो उनका तो। अच्छा, दीदिया के देवरा बड़ा एक अलग ही किस्म का, मतलब क्या कहाँ से किस चीज को मतलब कनेक्ट किया, कैसा लगा था वो गाना आपको? मुझे तो अच्छा लगा। हनी सिंह कोई भी, मुझे ऐसा पर्टिकुलर हनी सिंह का सॉन्ग है और ये है वीडियो है, ये गाना कुछ मैं गाड़ी में बजता तो मैं सुन लूँगा। मेरी कार में वो गाना प्ले होगा मेरे प्लेलिस्ट में स्पॉटिफाई में। मैनियक। मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा, मैं पूरा सुन लूँगा। जैसे रफ्तार है, डिवाइन है, रैपर्स की बात कर रहा हूँ मैं। डिवाइन के गाने कभी मैं स्किप नहीं कर सकता। उसके पीछे एक अलग रफ्तार के गाने, उसके मिक्सेस ही अलग होते हैं। मिक्स मतलब उसकी क्वालिटी। सादी भाषा में कहूँ तो उनकी क्वालिटी वैसे होती है ना, अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना, स्पेशली कार, यहाँ से मैं गुजरात जाऊँगा, मेरे को 300 किलोमीटर ड्राइव करना है, अच्छा म्यूजिक ज़रूरी है। अच्छा म्यूजिक नहीं होगा तो फिर नहीं। 5 इंडियन बेस्ट सिंगर जो आपको ऑल टाइम फेवरेट लगते हैं। 5 90s के ही ले लो। बताओ कौन कोई भी ले लो, 90s के कोई भी सिंगर। नहीं, 90s में बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट खोलूंगा 90s का। नहीं, फिर 5 में बहुत होते, मतलब बहुत हैं हम 90s में, तो किसको छोड़े किसको रखे। मैं सुरेश वाडकर जी को अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था। मैं कला की बात पे ही आ रहा था। कला मैं सुनता रह जाता हूँ उनको, सुरेश वाडकर जी को। फिर भी आपके 5 कौन से फेवरेट मैं हैं? सिर्फ 90s के जरूर मेरे सबसे फेवरेट है जो मैं बहुत सुना, जैसे सुरेश वाडकर जी आपने बोला, अमित तिवारी सर मैं बहुत सुनता हूँ। ओके। अच्छा, अमित तिवारी सर के गाने अलग है। मुझे उनके गाने तब से पसंद है जब से उनकी फर्स्ट देवड़ी से मैं उनको हम सब सुन रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली अमित तिवारी सर के सारे एल्बम सुनता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ। सारे एल्बम, मतलब आपने कभी मन मर्जिया का एल्बम सुना है पूरा? आप पूरा एल्बम सुनोगे ना, अलग लेवल पे। उड़ता पंजाब का एल्बम सुना है अमित तिवारी सर का, मैं मतलब अलग लेवल पे। मेरे वरना मैं ज़्यादातर म्यूजिक सुनता हूँ हेमंत चौहान, शायद आपको नहीं पता, गुजरात में। अच्छा। जिनके मेरे घर में रोज सुबह हेमंत चौहान के भजन चलते। मैं गुजरात की आपने सुना होगा उनका। हाँ। 100% सुना होगा। कौन सा गाना होगा आपको पता नहीं होगा। मैं गुजरात की एक ही सिंगर को जानता हूँ, वो नवरात्रि पे पाठक नाम के हैं। नहीं, श्रुति पाठक, फाल्गुनी पाठक। फाल्गुनी पाठक, वो मुझे पसंद है। वो तो सबको सबको हम तो नवरात्रि के उनके बिना तो फिर पूरी होती नहीं है। गरबा पूरा नहीं होता है। फिर मुझे रहमान सर का वॉइस बहुत पसंद है। ओके। जब वो अपना, मुझे नहीं पता वो कैसे चूज कर देंगे कि ये गाना मैं ही गाऊंगा, बट वो मुझे अलग ही फीलिंग होती है। मुझे हमेशा की तरह सोनू निगम सर तो सबको पसंद, मतलब वो बोलने की जरूरत नहीं।
फिर उदित जी पसंद और कुमार सानू जी पसंद। कुमार सानू, मतलब ये तो हम क्या ही, हम बोलना जरूरी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही हो जाएगा। किसको छोड़ें किसको रखें वाली बात है, वो वाली बात हो जाएगी, वो वाली मुझे बात है। तो सबके साथ काम 5 करना है। पाकिस्तानी सिंगर्स। मैं इतना मतलब बहुत पुराने वाले हाँ। जो है जैसे राहत फतेह अली खान सर, वो सब मुझे उतने ही 2-3 ही पसंद है जो हम इंडियन फिल्म्स में जो गाया है। और कव्वालियाँ जब हम कभी आराम से बैठे हुए होते, रात लेट नाइट होता है और जब वो हंगामा है जो बरपा, वो सब गजल कल्चर मुझे वहाँ का बहुत पसंद है। 2-3-4 साल पहले ना आया कोक स्टूडियो, आबिदा परवीन। हाँ मैं उसी पे आ रहा था। अब हमें ना ऐसा था जैसे मैं मेरे घर में प्ले करूँगा ना पाकिस्तानी पुराना म्यूजिक, तो पुराना ही सुनते हैं ना सब। सही है। मैं ना मेरे फ्रेंड्स को कोक स्टूडियो दिखाया, जो अभी उसके आगे वाला जो आबिदा परवीन वाला बोल रहे हो, वो पूरा सीजन। हाँ। और मैं हिल गया। मेरे साथ जितने देखने वाले सुनने वाले थे, ना ये पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल। म्यूजिक उनका कितना रिच है। और लिटरली मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि ऐसा एक और सीजन आ जाए कोक स्टूडियो का। अच्छा। और अभी कोक स्टूडियो भारत चल रहा है। आपने कोक स्टूडियो भारत नया वाला सुना? अभी तो नहीं सुना। अच्छा, उसमें शायद सुन लिया हो गाना, आपने मुझे सुना ये ही याद होगा। नहीं होगा कि वो ही वाला है। ये रील है, रील आप तक पहुंच ही गई सुना होगी, दिया होगा। बट रीलों ने आप तक पहुंचा ही दिया होगा। आप है ना पूरा, जैसे हम पूरा देखते हैं ना A to Z स्टार्ट से एंड तक पर्सनली टाइप करके ढूंढते हैं। और फिर तो आप कोक स्टूडियो भारत अभी जो चल रहा है ना, जिसमें खलासी सुना होगा आपने। हाँ सुना है। खलासी सुना है ना। हाँ, वो तो किसने नहीं सुना है। वो वाला सीजन भी बहुत अच्छा है। अच्छा। उसमें सुनिधि मैम का भी सॉन्ग है, शाश्वत देव का, और होली का एक गाना है उसमें। अच्छा, वो सुनना। महान करके एक लड़का है जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसने वो किया है, क्या काम किया है, मजा आ गया। ये तो पाकिस्तान 5 इंटरनेशनल, ये लास्ट है। स्क्रिलेक्स और फिक्स है बस। अच्छा, एक ही है। मेरे घर में 2 फोटो है, एक अमित त्रिवेदी का, एक स्क्रिलेक्स का। ओके, फिक्स है। बहुत सारे अच्छे हैं, बट अपना एक फिक्स। आखिरी क्वेश्चन, आपके कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपका काम देखा जाएगा, नहीं सुना जाएगा? अब वो भी है, अब रील्स का जमाना है, वो देखना ही पड़ेगा आपको। खाली मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ आ जाए रील्स जैसा, जिसमें वीडियो ना हो, सिर्फ ऑडियो हो और गाने सुनने के लिए फेमस हो। बहुत ऑफ बोला मैंने कुछ भी, बट ऐसा हो जाए। कि ना कितनी मेहनत करते हैं यार, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, सारे गाने तो वायरल नहीं हो पाते। एक गाना मुझे याद आ रहा है, एक लाइन है, पूजा की छोटी बहन दी करके, ऐसे करके पंजाबी गाना है, पूजा का पटोला, ऐसे करके कुछ एक गाना है, वो बहुत पुराना है लेकिन अब जाके वायरल हुआ है। आपने दिलजीत दोसांझ का भी कौन सा मूवी आया था, ए आर रहमान सर वाला, इम्तियाज अली वाला गाना तो जरूर सुना है। वो, हाँ, उसमें एक वो भी तो बहुत पुराना है। हाँ हाँ, वो भी ये धुन बहुत पुरानी है, धुन बहुत पुरानी है। वो शायद ये वाली धुन फिल्म चमकीला में भी है। चमकीला की ही बात कर रहा था मैं, मेरे को पहले वो नाम याद नहीं आया। चमकीला में है ये, परिणीति चोपड़ा। वो कैसे चल गया था ना, आप शायद जो बात कर रहे हो ना, हाँ वही लेवल का है, वही लेवल का है। तो देखते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। और एक रॉयल्स आ रहा है नेटफ्लिक्स पे 9 मई, कल ही अनाउंस हुआ है। उसमें फिर एक माँ आ रहा है, अजय जी का, काजल मैम का फिल्म उसमें है, और बाकी आएंगे। चलो, तो बहुत सारी बातें हुई। हम भारत आपसे शुरुआत की थी और भारत पाकिस्तान होते हुए विदेशों तक की बातचीत करके आ गए, आपके स्टूडियो में आ गए। थैंक यू, और बहुत सारी बातें करने के लिए, उतना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।